हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुभव मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ थिंग्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। जी हाँ, आपने अभी डिसीजन ले लिया है कि मतलब आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको क्या-क्या चीजें जानना जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू आता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नंबर 1 पे आता है वो आपका अंडरस्टैंड योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। जी हाँ, देखिए पहले आप अपना गोल सेट करिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। मतलब आपको कितने साल तक पैसे नहीं चाहिए और कितने साल तक आप पैसा इन्वेस्टेड रह सकता है। मतलब मान लीजिए आपका दिमाग में कि मुझे 5 साल बाद एक गाड़ी खरीदनी है, तो अब 5 साल तक आपके पास टाइम हॉरिजन है, तो उतना तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप उस हिसाब से एक पर्टिकुलर फंड को चूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपके पास टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म है, जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल, तो तब आप क्या कर सकते हैं, आप ब्लू चिप फंड जो कि लार्ज कैप फंड हो गया, या फिर फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, या फिर हाइब्रिड फंड हो गया, तो उस टाइप के फंड में आप इन्वेस्टमेंट करके आपका एक रिटर्न 12 से लेकर 15% तक का जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्रेम, मतलब आप मान लीजिए कि 5 साल का है और आप सोच रहे हैं कि मुझे ज्यादा रिस्क में लेना है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आपने स्मॉल कैप में कर दिया, जो छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे लॉन्ग टर्म आपको देना पड़ता है और यहाँ पे 4-5 साल की बात नहीं है। तो वहां पे आपका इसलिए टाइम फ्रेम जो आपका जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, जो आपका इन्वेस्टमेंट गोल है, वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है, और उसी बेसिस पे आप पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपना गोल सेट करिए। नंबर 2 में हो गया रिस्क टॉलरेंस। जी हाँ, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 साल के बाद आपको गाड़ी खरीदनी है, आपने दिमाग में रख लिया। उसके बाद आपने अचानक से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। आपने सोचा कि यार चलो, मैं 5 साल तक तो मेरे पास टाइम हॉरिजन है, तो मैं ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करा और आपने सोचा कि यार अचानक से आपको 2 साल के बाद आपको पैसे की अचानक से बहुत जरूरत पड़ गई, मतलब आपको इमरजेंसी बहुत आ गया और आपको वहां से पैसे निकालने जरूरी है ही। तो तब आप क्या करेंगे? तो तब सबसे बड़ी बात, सबसे मेन चीज जो आप करेंगे, वो क्या करेंगे, आप पैसा निकालेंगे। तो पैसा जब आप निकालेंगे तो आपको वहां पे लॉस होगा, तो आप क्या करेंगे, फिर लॉस होगा तो आप पैसे फिर मतलब गया आपका। तो इसीलिए आपका जो है रिस्क टॉलरेंस कितना है वो आपका जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो नंबर 2 में आपका रिस्क टॉलरेंस। नंबर 3 हो गया टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। जी, आपको टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका 4 जो टाइप के म्यूचुअल फंड है। सबसे पहले जो आपका इंडेक्स फंड, तो और आपका दूसरा फंड जो हो गया वो आपका इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड में क्या हो गया, आपका सारे जो कंपनीज के रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब बड़ी कंपनीज हो गया, छोटी कंपनीज, मिड मिड कैप कंपनीज हो गया। थर्ड हो गया आपका डेट फंड। तो डेट फंड में बेसिकली क्या हो गया कि आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या सिक्योरिटीज है, उस जो कि फिक्स रिटर्न देते हैं, उसी में इन्वेस्टमेंट। चौथा जो हो गया आपका हाइब्रिड फंड्स। जी हाँ, तो हाइब्रिड फंड बेसिकली कौन से फंड होते हैं, जो आपका डेट फंड प्लस इक्विटी दोनों में 50-50% इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम लिया जाता है। तो डेट फंड आपको, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या प्राइवेट बॉन्ड्स या फिर सिक्योरिटीज जो आपको फिक्स रिटर्न दिलवाते हैं 9 से 10% या 11% तक का रिटर्न, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, तो रिटर्न भी कम हो जाता है। तो ये आपके टोटल 4 फंड है, जो 4 आपके बारे में, मतलब 4 टाइप के जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 4 हो गया आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। जी हाँ, आपने हॉरिजन कितना है आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, जैसे मैंने बताया 5 साल के बाद आपको गाड़ी खरीदनी है, तो आपने 5 साल के हिसाब से आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। इंडेक्स फंड मतलब टॉप की 50 कंपनीज या टॉप की 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप आपका पैसा सेफ भी रहता है और 12 से 15% तक आपको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर बस इन्वेस्टमेंट हॉरिजन थोड़ा ज्यादा है, मतलब मान लीजिए आपके 7 से 10 साल तक आपको पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने सोच रखा है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड ही रहेगा पैसा, चाहे लॉस हो गए ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तब आप जाके मिड कैप फंड या फिर आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि थोड़ा बहुत रिस्क लेके आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकता है। तो यहाँ पे आपका फ्लेक्सी कैप या मिड कैप हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए मुझे और भी ज्यादा रिटर्न चाहिए, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे 10 साल तक मैं वेट कर सकता हूँ, 15 साल तक वेट कर सकता हूँ, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मैं रिटायरमेंट तक वेट कर सकता हूँ, तो तब आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट में वहां पे आपको लॉन्ग टर्म में 20 से 30% या 35% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये जो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन डिफाइन करना आपका जरूरी हो जाता है। नंबर 5 हो गया एक्सपेंस रेशियो। जी हाँ, एक्सपेंस रेशियो देखिए, आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग जो लगा रहे हैं वो आपके फंड मैनेजर्स है, तो वो मैनेजमेंट फीस देंगे, लेंगे ही लेंगे। मतलब उनको देखिए, वो दिमाग लगा के आपका पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करे, आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो 0.4% या 0.5% या 1% से नीचे होना जरूरी होता है। तो वहां पे 1% से नीचे हो तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। वो आपका लॉन्ग टर्म में, मैं आपको बता रहा हूँ, 1% भी लंबा डिफरेंस बन जाता है, तो इसीलिए 1% नीचे होना जरूरी होता है। 1% नीचे हो तो आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। और फीस, तो फीस आप उनको दे सकते हैं फंड मैनेजर को, तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं 1% से नीचे। नंबर 6 हो गया पास्ट परफॉर्मेंस। जी हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। भले ही फ्यूचर में डिपेंडेंट नहीं होता पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन फिर भी पास्ट परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगा कि इनका स्टेप्स कैसे रहते हैं, ये करते क्या है।
मतलब किस तरीके को फॉलो करते हैं कि इनको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो पास्ट परफॉर्मेंस से आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये इनके जो मेथड्स हैं, ये जो प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हैं और ऐसा भी ये एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा देते हैं। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। नंबर 7 हो गया फंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस। जी हाँ, फंड मैनेजर आप पैसा सारा अंधाधुना मतलब आप आंख बंद करके पैसा फंड मैनेजर को दे रहे हैं, तो फंड मैनेजर के बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानना जरूरी है। पास्ट में अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर फंड मैनेजर को 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो 7 साल उन्होंने कहाँ पे काम कर रखे हैं और कितना रिटर्न दिलवा रखा है, तो वो चीज जानना बहुत जरूरी है। तो उनके प्रॉपर आपको जब पास्ट हिस्ट्री पता चल जाएगा, तो आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे आप फ्यूचर में भी ये प्रॉपरली आपको इतना तक तो रिटर्न दिलवा ही सकता है। नंबर 8 हो गया टैक्स इम्प्लीकेशन। जी हाँ, टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कितना आपको टैक्स पड़ रहा है, कितना, जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मान लिया, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। और अगर आप मान लीजिए अपने लॉन्ग टर्म तक के लिए आपने होल्ड कर लिया, मतलब 1 साल से ज्यादा, और आप तब जाके आपने प्रॉफिट बुकिंग करी, तो तब आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं। और उसमें भी अगर आप देखिए तो 1,25,000 रुपीज तक आपको छूट है, मतलब 1,25,000 रुपीज अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद के जो आपको प्रॉफिट पे टैक्स जो होगा, उस पर आपका टैक्स लगेगा, वो भी 12.5%। और अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, तो उसके बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड भी चूज करिए। जैसे मान लीजिए आपने टैक्स बचाना चाहते हैं 80 सेक्शन 80C पे, तो 80C के हिसाब से अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आप ईएलएसएस फंड में चूज कर सकते हैं, जो ईएलएसएस के म्यूचुअल फंड है। तो ईएलएसएस के म्यूचुअल फंड बेसिकली आपको टैक्स बचाते हैं, और वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनमें एक लॉक इन पीरियड भी होता है, मतलब आप देखेंगे 3 साल तक आप लॉक लॉक हो जाता है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 साल तक आप पैसा वो निकाल नहीं सकते। तो 3 साल तक आपका वो पैसा इन्वेस्टेड रहता है और आपका टैक्स बचाता है। तो ये आपको भी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नंबर 9 हो गया एसआईपी वर्सेस लमसम। जी हाँ, देखिए एसआईपी और लमसम के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। एसआईपी जो मतलब आपका पैसा एवरेज आउट हो जाता है, हर महीने आप पैसा लगाते रहते हैं, एक पर्टिकुलर डेट आपने सेट कर लिया है और वो एवरेज आउट हो जाता है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, आपका हर जगह पैसा लग रहा है और एवरेज आउट हो जा रहा है। लेकिन लमसम जो लगाया जाता है तभी लगाया जाता है जब अगर मार्केट डाउन हो। ये नहीं कि मार्केट ऊपर चल रहा है और आप ऐसे मुंह आंख बंद करके आपने लमसम कर दिया, कभी भी ऐसा नहीं करिए। और स्मॉल कैप फंड या फिर मिड कैप फंड, उसमें लमसम करने से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी फेस करना पड़ता है, वहां पे बहुत तगड़ा चीज मतलब थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो वहां से थोड़ा लमसम से थोड़ा दूर रहिए। तो ऐसी चीजें आपको थोड़ा जानना जरूरी है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मत करिए, लेकिन थोड़ा सा आप उस पर रिसर्च करके करिएगा, क्योंकि वहां पे अगर वॉलेटिलिटी आपको 10 से 20% नीचे दिख रहा है, तो वहां पे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती कि वो इतना वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलता है और आप सोचिए कि यार इतना नीचे आया, मैं जाके लमसम कर दूं। तो ऐसा नहीं होता है, उसे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। नंबर 10 में हो गया आपका एग्जिट लोड। जी हाँ, एग्जिट लोड आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में एग्जिट मान लेंगे, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करके, तो आपको 1% तक का मैक्सिमम म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड देना पड़ता है, मतलब प्रॉफिट पे। तो 1% वो एग्जिट लोड ले लेंगे। और अगर आप 1 साल से ज्यादा रखते हैं, तो एग्जिट लोड कुछ नहीं लगता, ऐसे मैक्सिमम फंड में वैसा ही है। नंबर 11 में हो गया डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, क्या होल्डिंग है। उन्होंने हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर, जैसे आईटी सेक्टर हो गया आपका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया आपका, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, वैसे ही आपके कई सारे मतलब सेक्टर्स हैं। अगर वो किस में उन्होंने प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई किया है या नहीं किया, एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाया है, वो आप देख लीजिए। अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाया है, वहां ज्यादा रिस्क बन जाता है, तो ये चीजें आपको जानना जरूरी हो जाता है। वो सेक्टरल फंड उसे कहते हैं। तो नंबर 12 हो गया आपका रिव्यू एंड रीबैलेंस। जी हाँ, देखिए आपको रीबैलेंस करना बहुत जरूरी पड़ता है और रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपने 3-4 साल वेट कर लिया और आपको वहां पे अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिला, और उससे अच्छा तो आपको एफडी में रिटर्न मिल रहा है। तो ये चीजें आपको देखना जरूरी है। मैक्स टू मैक्स 3 साल तक वेट करिए। अगर आप स्मॉल कैप फंड में वेट कर रहे थे, 3 साल तक वेट करिए। और अगर आप मिड कैप में कर रहे हैं, या मिड कैप में भी आप 3 साल तक का ही टाइम सोचिए, और लार्ज कैप में आप 2 साल मिनिमम। इतना अगर आप वेट कर रहे हैं, अगर आपको रिटर्न नहीं दिलवा रहा है, तो आपको वहां से रिबैलेंस करना पड़ेगा, एग्जिट मार के कोई दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये चीज आपको प्रॉपरली फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। ये नहीं कि आपने बोले कि मैंने बोल दिया लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे, तो भाई 10 साल तक वेट कर रहे, रिव्यू नहीं कर रहे, आंख बंद कर दिया पूरा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको रिव्यू रिबैलेंसिंग करना ही पड़ेगा। नंबर 13 हो गया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जी, जी हाँ, ये जो चीज है ना, मतलब सेबी जो है हमारा, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है सेबी जो स्टॉक मार्केट पे देख रेख कर रहा है, वो रेगुलेशंस कर रहा है।
तो जो नए-नए रूल्स ला रहा है, नए-नए स्कीम्स ला रहा है, नई-नई चीज़ें ला रहा है, उससे आपको अप टू डेट रखना ज़रूरी होता है। उनकी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अभी म्यूचुअल फंड में उन्होंने क्या करा था कि बोल रहे थे कि नॉमिनी ऐड करना मैंडेटरी है। तो वहाँ पे आपका नॉमिनी ऐड करना बहुत अच्छी खासी चीज़ है। ये आपको ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आपको भगवान ना करे कुछ हो जाए, फिर नॉमिनी आपका कोई ना हो, तो वहाँ पे आपका पैसा डूबने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा दिमाग में रखना ज़रूरी हो जाता है, और उस हिसाब से आपको थोड़ा अप टू डेट रहना ज़रूरी है। नंबर 14 हो गया आपका फंड्स इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। जी हाँ, फंड इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी के बारे में आपको जानना जरूरी है। आपको मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है, कि मतलब किस तरीके से मार्केट मूव करता है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई एक टेम्पररी बेसिस की न्यूज आती है, और वहां पे एक पर्टिकुलर फंड नीचे चले जाते हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी नीचे चले जाता है, जो कि टेम्पररी न्यूज होती है। तो तब आप जाके लमसम कर सकते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ, एक महीने में आपको 10 से 15% तक का प्रॉफिट मिल जाता है विद इन ए 1 मंथ में। और जो आप साल साल तक वेट करते हैं, आपको 7% बैंक में मिलते हैं। तो ये जो मार्केट सेंटीमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे फंड्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या फिलोसॉफी आपको जानना जरूरी है। नंबर 15 हो गया आपको लिक्विडिटी। जी हाँ, लिक्विडिटी का इशू जो है ना, ये हर जगह रहता है। जैसे कि आप मान लीजिए प्रॉपर्टी में भी रहता है। प्रॉपर्टी में आपने पैसे लगा दिया, आपने खरीद लिया, बहुत अच्छा खासा रेट इसका बढ़ गया, लेकिन भाई खरीदार जो बंदा खरीदेगा वो भी मिलना जरूरी है। अगर वो नहीं मिलेगा तो आप सस्ते में बेचने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे लॉस होगा। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना जरूरी होता है, कि लिक्विडिटी जो होती है वो म्यूचुअल फंड में भी इश्यू रहता है। मतलब मान लीजिए, अगर आपने ऑड टाइम में पैसा निकालने की कोशिश करी, मतलब मान लीजिए जैसे बीच में पेंडेमिक आया था, आपने सुना होगा कि मतलब जो कोविड आया था 2020 में, तो फिर फ्रैंकलिन जो म्यूचुअल फंड है, उसमें पैसे अचानक से बहुत सारे विड्रॉ होने लग गए थे। तो जब पैसे विड्रॉ होने लग गए थे, तो वहां पे बर्डन पड़ गया था, बहुत पंगे हुए थे, पैसे वो लिक्विडिटी का इशू आ गया था। तो अचानक से जब इतने सारे रिडीम के ऑर्डर आते हैं ना, तो लिक्विडिटी इशू आ जाते हैं, उनको भी वहां पे सेलिंग करनी पड़ती है, जो सिक्योरिटीज में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो रखे हैं। तो ये चीजें जो है, लिक्विडिटी इशू आ जाता है, तब आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो लेकिन अगर आप वैसे टाइम में पैसे निकाल रहे हैं, थोड़ा बहुत 5-10% अगर अपने मतलब कस्टमर निकाल रहे हैं पैसे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैक्सिमम लोग अगर एग्जिट मारे, तो वहां आपको प्रॉब्लम लिक्विडिटी की हो जाएगी। नंबर 16 हो गया, ये आपको कंसिडर करने के चलना पड़ेगा। नंबर 16 हो गया डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। जी हाँ, देखिए, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें डायरेक्ट प्लान के साथ करें। तो रेगुलर प्लान में क्या होता है कि आपका कोई म्यूचुअल फंड एजेंट जो है, वो आपका मतलब इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, और उसके बदले आपको उनको एक कमीशन मिलता है, 1% या 0.5%। वो अपना एक कमीशन रखते हैं, उसमें क्या है, आपका रिटर्न से ही कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे आप फंड मैनेजर को एक्सपेंस रेशियो के तौर पे हिस्सा दे रहे हैं, एग्जिट लोड भी दे रहे हैं, फिर आप टैक्स भी दे रहे हैं, प्लस वहां पे क्या नाम है, आपको रिटर्न से आपका 0.5% या 1% कमीशन भी दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए डायरेक्ट प्लान को चूज किया जाता है एज कम्पेयर टू रेगुलर। बेसिकली रेगुलर प्लान इसलिए चूज करते हैं कि ताकि जो बंदा आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराए, आपको आइडिया दे, वो भी आपको फाइनेंशियल आइडियाज देते रहे। मतलब जैसे कि मान लीजिए फ्यूचर में मार्केट कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, तो आपको बोल सकता है कि भाई अभी एग्जिट मान लीजिए, तभी उनको दिया जाता है। लेकिन इंडिया में ये थोड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है, वरना रेगुलर प्लान भी अच्छा है। लेकिन आप इंडिया में अभी रेगुलर प्लान पे भरोसा मत करिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ कमीशन खाने के लिए बैठे हैं, उनको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप डायरेक्ट प्लान चूज करिए। उसके बाद आपका हो गया 17 में इमरजेंसी फंड। जी हाँ, देखिए, आप इमरजेंसी फंड को अलग रखिए, और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। ये मत सोचिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाद में आपको पैसा चाहिए तो आप अचानक से निकाल ले, ऐसा कभी मत करिए। इमरजेंसी फंड आप रखना जरूरी है। मैं इसलिए हर एक वीडियो में बताता हूँ कि 6 महीने के आपको अपनी सैलरी को अलग से रख देना है। एफडी करके रख लीजिए, या फिर कुछ भी करके रख लीजिए, या डेब्ट फंड में लगा दीजिए। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप बिल्कुल भी मत इन्वेस्टमेंट की तरफ मत सोचिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ती है। मैं आपको कुछ डराने वाली बात भी करता हूँ। जैसे एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, उसमें मैंने 2 साल तक इन्वेस्टमेंट किया था, एसआईपी किया था। आप सोचिए, लमसम भी नहीं किया था, एसआईपी किया था। तो मैं पैसा लगा रहा हूँ, नीचे जा रहा है, पैसा लगा रहा हूँ, नीचे जा रहा है, 2 साल तक मेरा ऐसा ही रहा। लेकिन तीसरे साल मेरे को 70% तक का रिटर्न दे दिया। तो एवरेज आउट करेंगे तो आप डिवाइड बाय 3 कर दे, उतना मेरा एब्सोल्यूट रिटर्न था। तो ये जो 3 साल तक मुझे जो मतलब 2 साल तक जो मुझे फेस करना पड़ा, तो आप भी वो फेस कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट सोचते हैं और फिर इमरजेंसी टाइम में आपको कैश चाहिए, तो आपको कैश नहीं मिलेंगे। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना जरूरी है। नंबर 18 है, जो चीज करना आपको जरूरी है, वो कंसल्ट ए फाइनेंशियल एडवाइजर।
ये आपका तब ज़रूरी है जब आपका पैसा बहुत अच्छा खासा हो गया। मतलब आपने एक अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट कर लिया, 50 लाख रुपए कर लिए इन्वेस्टमेंट से या 1 करोड़ रुपए तक आप पहुँच चुके हैं, तब आप फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर करके उनसे एडवाइस लीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे प प 10,000 रुपए है, 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तब आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लॉन्ग ज़्यादा पैसा हो गया है तो डेफिनिटली आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए। एक हायर कर लीजिए, उनको कम पैसा दे दीजिए, नॉर्मल पैसा दे दीजिए, वो आपका आपको आइडिया देते रहेंगे। तो ये ओवरऑल आपको 18 पॉइंट जो मैंने बताया उसको कंसीडर करके ही आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए म्यूचुअल फंड में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इसे लाता रहता हूँ। थैंक यू।